नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। तो गुड मॉर्निंग है आप सभी को और उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपका अच्छा जाए। और इस अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। देखिए, आपका सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो और आप उसको यहां पर देख रहे हो तो उसको पूरा देखा करो, उसको छोड़ा मत करो। पता नहीं कौन सी न्यूज आप पढ़ लो और कौन सी न्यूज आप छोड़ दो, हो सकता है जो छोड़ दो वही पेपर में आ जाए। तो कंप्लीट इसको जरूर देखा करो। फिलहाल मैं बात करूं तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे डिटेल, इसमें मिलेंगे वन लाइनर और साथ में मिलेंगे क्विज। आज कभी कभी ऐसा होता है जब मैं न्यूज कलेक्ट कर रहा होता हूं तो इतनी कम न्यूज होती है कि वो 10 न्यूज तक पहुंचाने में मुश्किल हो जाती है। मैं आपको पर्सनल फीलिंग बता रहा हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा न्यूज होती है कि अगर मैं उसको कंप्लीट करने पे आ जाऊं तो हो सकता है वो 20-25 से ज्यादा नंबर ऑफ पे निकल जाए, जैसे आज हुआ। आज आपके पास बहुत ज्यादा न्यूज है और आप देखिएगा आपको लगभग 1.5 गुना न्यूज मिलेगी। मतलब जितनी मिलती थी उससे 1.5 गुना न्यूज आज आपको मिलेगी। तो प्रॉपर एक एक चीज को देखते जाइएगा और केवल पूरा पूरा याद करने की कोशिश मत किया करो। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों को परेशानी आ रही है कि सर पूरा पूरा याद क्या, आप जो बोलते हो वो सब। मैं जो बोलता हूं वो अगर आप डेली करंट अफेयर सुन रहे हो तो 30 दिन में कम से कम आप 36 बार उसे चुनोगे, तो वो चीज तो आपको याद हो ही जानी है। आपको करना क्या है, सिर्फ इसको देखना है और एंजॉय करना है। आपको मेरी बातों को सुनना है। मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात समझ गए होंगे आप। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आज की न्यूज की ओर चलते हैं। सबसे पहली न्यूज ये है कि विश्व भर में लगभग 11 करोड़ 13 लाख लोग भूखमरी से पीड़ित हैं। क्या आपको पता है भूखमरी क्या होती है? भूखमरी ये होती है कि जिस आदमी को पेट भर खाना ना मिले और एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसके शरीर में हमेशा पूरे टाइम थकान आ जाए, वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए। भूख से मरने वाले को भूखमरी नहीं कहते। पूरे टाइम एक भी टाइम, मतलब जैसे आप 3 टाइम का खाना खाया जाता है, तीनों टाइम में आपको एक भी टाइम अगर पेट भर खाना नहीं मिल रहा है तो वो भूखमरी वाला केस हो जाता है। तो पूरी दुनिया में लगभग 11 करोड़ 13 लाख, बहुत बड़ा डेटा है दोस्तों। चलिए बात करते हैं न्यूज के बारे में। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और पढ़ सकें इसे अच्छे से। विश्व भर में 11 करोड़ 13 लाख लोगों को पिछले वर्ष घोर भूखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध, जलवायु से जुड़ी आपदाओं, आर्थिक अशांति जैसे कारणों से पैदा हुए खास संकट की वजह से दुनिया के 53 देश, कितने देश? लगभग 53 देश, यानी कि 53 देश है ऐसे हैं जो भूखमरी की चपेट में हैं दोस्तों। अब जिन लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा वो क्या करेंगे, अपने वीडियो का पिक्सल आप बढ़ा लीजिए, आपको क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए। 53 देशों के लोगों को लगभग भूखमरी का सामना करना पड़ा था। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, फाओ बोला जाता है इसे, फाओ, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और यूरोपीय संघ की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2019 में बताया गया कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले 3 साल से लगातार भूखमरी का सामना कर रहे हैं। खाद्य पदार्थ के सबसे भयावह संकट का सामना अफगानिस्तान, इथियोपिया, सीरिया, यमन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सूडान, दक्षिणी सूडान और उत्तरी नाइजीरिया जैसे देश कर रहे हैं। इन देशों में कुल 7 करोड़ 20 लाख लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों को उचित भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार हो जा रहे हैं और बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनको कुपोषण है। फाओ की स्थापना 1945 में की गई थी, 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका रोम, इटली में। आपका ये जो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये रिपोर्ट किसने निकाली है। ये रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन ने निकाली है। और दुनिया में जो सबसे ज्यादा भूखमरी से पीड़ित देश हैं वो कौन से? अफगानिस्तान, इथियोपिया, सीरिया, यमन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सूडान, दक्षिणी सूडान और उत्तरी नाइजीरिया जैसे देश हैं। जैसे कि सूडान और दक्षिणी सूडान के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें पहले से ही काफी सारे लोगों की जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे की ओर जी रहे हैं, मतलब गरीब, अत्यंत गरीबी में जी रहे हैं। 93% लोग ऐसे हैं बहुत ही मतलब बुरी हालत में है। तो आपको फाओ के बारे में 1945 रोम, इटली में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कब स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दूसरी बात यह है कि आपका मैं बताऊं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान समय में जो सचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। अगली जानकारी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी वायु प्रदूषण के इफेक्ट का यानी प्रभाव का सामना कर रहे हैं। अभी हाल ही में बताया गया कि एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से यानी एयर पोल्यूशन से जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 महीने कम हो गई है। 20 महीने का मतलब हो गया कि 12 महीने
एक हो गया और 8 महीने और, यानी कि लगभग 1.5 साल से ऊपर की उम्र कम हो गई है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे कि कितना साल तक कोई भी व्यक्ति जी सकता है, उसके जीने की कितने साल तक संभावना है। इस संभावना की प्रायिकता को ही जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 20 महीने कम हो गई है, और यह रिपोर्ट दी है अमेरिका के 2 संस्थान हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट HEI और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने हाल ही में विश्व भर में वायु की गुणवत्ता से संबंधित रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019। रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन में विश्व भर में वायु प्रदूषण से होने वाली 5 मिलियन मौतों का लगभग 50% मौजूद है, यानी कि 50% वायु प्रदूषण से हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय तक घर से बाहर रहने या घर में वायु प्रदूषण के चलते वर्ष 2017 में स्ट्रोक, डायबिटीज, हार्ट अटैक, फेफड़े के कैंसर और फेफड़े की पुरानी बीमारियों से करीब पूरी दुनिया में लगभग 50 लाख लोगों की मौत हुई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, 50 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हो रही है। अगर हमने अभी भी अपने आप को नहीं चिताया और अगर हमने अभी भी अपने आप को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया और पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं दिया, तो हम निश्चित रूप से मौत के कुएं में आ खड़े हुए हैं। भारत में घरेलू प्रदूषण के लिए PM2.5 यानी कि पार्टिकल होता है जिनका व्यास 2.5 mm तक से ज्यादा बड़ा हो सकता है। 2.5 mm यानी बहुत बड़ा पार्टिकल हो सकता है। आप उसे छुएंगे तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो इनका जो व्यास होता है, यानी जो आपका डायमीटर होता है, वो 2.5 mm के अराउंड होता है। तो कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल, ईंधन के रूप में जलावन का उपयोग, औद्योगिक कल कारखानों में कोयले का उपयोग, डीजल आधारित इंजन और अन्य बहुत से कारण उत्तरदायी हैं। रिपोर्ट में पाया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण ही टाइप 2 डायबिटीज में तेजी से बढ़ती है और इसके रोगियों को अधिक नुकसान होता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्वास्थ्य संबंधी खतरों से होने वाली मौतों का तीसरा सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण और इसके बाद धूम्रपान है। तो अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसको भी तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी आपकी मौत का कारण यानी किसी की भी मौत का कारण बन सकता है। तो ये चीजों से सावधान रहना चाहिए। फिलहाल अभी आपको जो ध्यान रखना होगा वो है कि वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा में कितने महीने की कमी बताई गई है, तो वो 20 महीने की कमी बताई गई। यानी अब जो आने वाली जनरेशन है, अगर आप उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे और इसी रेट से ये वायु प्रदूषण बढ़ता रहा, तो निश्चित रूप से आने वाली जो जनरेशन है उसको जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें 20 महीने की कमी आ जाएगी। अभी भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 से 75 वर्ष के बीच की मानी जाती है। जापान की यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 से 92 वर्ष मानी जाती है। यानी जापान हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से, मतलब जहां पर वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, क्योंकि वहां शायद प्रदूषण कम है और बहुत सारी चीजें कम है। अगर हम अपने आसपास के एरिया की बात करें, अपने आसपास के देशों की बात करें, तो आपका जो भूटान है वो सबसे कम वायु प्रदूषित देश है। अगली जानकारी की तरफ चलेंगे। अगली जानकारी है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की ग्रोथ रेट को 7.2% कर दिया है। जो पूर्वानुमान उन्होंने दिसंबर में 7.6% का लगाया था, उसको हाल ही में उन्होंने कितना कर दिया है, 7.2%। तो जो इंपॉर्टेंट बात है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर को कितना बताया दिया है, अब वो 7.2% पर कर दिया है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ग्रोथ रेट जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, उसमें 7.6% का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब ये अभी हाल ही में उसको कितना कर दिया गया है, 7.2% कर दिया है। किसने किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अगली जानकारी है दोस्तों, साउथ कोरिया लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल 5G नेटवर्क। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज टुडे, आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कि भारत दुनिया का सबसे पहला 5G नेटवर्क प्लान कहां पे लागू किया गया है, तो वो आपका दक्षिण कोरिया में है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला पूर्ण रूप से विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया है। यह प्रणाली मौजूदा 4G की तुलना में 20 गुना तेजी से स्मार्टफोन को 20 गुना तेज, ओ माय गॉड, से निकट संयोजी कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेगी, जिसके उपयोगकर्ता 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी फिल्में डाउनलोड कर पाएंगे। ये लाइन सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई होगी कि अब 5G आएगा, हमारे यहाँ भी आएगा, बहुत जल्द आएगा, और आशा की जाती है कि 2022 तक हम 5G के यूज कर पा रहे होंगे। 4G भी अपने आप में बहुत तेज है, जो आपको वॉइस ओवर आपको कनेक्शन देता है कि आप उसमें डेटा भी भेज सकते हो, आप उसमें वीडियो भी भेज सकते हो, बहुत सारी चीजों को देता है। बैंडविड्थ भी इसकी अच्छी होती है। 5G इससे भी 20 गुना तेज होगा। तो जिन चीजों को आप शायद अभी भी असमंजस मानते हैं कि टाइम ट्रेवल जैसी चीजें नहीं हो सकती, तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक आउटलुक में कहा गया था कि अगर 9G टेक्नोलॉजी आ जाए, 9G यानी कि इसी जनरेशन के हिसाब से मल्टीपल में चले जाए, 9G टेक्नोलॉजी की कल्पना की गई थी। अगर इतना तेज अगर मुझे मिल जाए, इतना तेज नेटवर्क मिल जाए, इतना तेज मुझे कम्युनिकेशन प्रणाली मिल जाए, तो मैं आपको टाइम ट्रेवल करा सकता हूं। एक वैज्ञानिक ने ऐसा दावा किया था। तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, देखते हैं कब हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, यानी समय यात्रा जैसी चीजें कर सकते हैं। फिलहाल आपको जो इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी सारी कहानी बताने के पीछे जो मकसद है वो है 5G। किसने लॉन्च किया है? साउथ कोरिया ने।
साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया ने यह प्रणाली मौजूदा या स्वचालित वाहनों से लेकर यानी अपने आप चलने वाली गाड़ियों से लेकर भविष्य में औद्योगिक रोबोट यानी कि हमें काम नहीं करना पड़ेगा, सारा काम रोबोट करेंगे, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अन्य तत्वों को एक डेटा ट्रैफिक में भेजने वाले उपकरणों के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो अभी क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है, 5G लॉन्च करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? तो वो है आपका साउथ कोरिया। अगली जानकारी है सौरभ घोषाल के बारे में। सौरभ घोषाल स्क्वैश में C10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी बने हैं। सौरभ घोषाल प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी बन गए हैं। घोषाल ने अपने कैरियर में पहली बार शिकागो अमेरिका 2018-19 में PSA विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। वह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित ग्रास हॉपर कप में क्वार्टर फाइनल भी थे। इस बीच मिस्र के विश्व चैंपियन अली फराग ने रैंकिंग के शीर्ष पर अपनी स्थिति बनाए रखी, यानी कि इस रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर कौन है? मिस्र के विश्व चैंपियन अली फराग। इससे पहले भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी जोसन चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंच चुकी थी। तो अभी हाल ही में कौन सा स्क्वैश खिलाड़ी शीर्ष 10 में पहुंचा? आप बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो कि स्क्वैश क्या होता है। स्क्वैश में क्या होता है, एक प्रॉपर दीवार होती है, आपने इसको पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह में देखा होगा कि उसमें एक रॉकेट से ही आप इधर से बॉल मारते हैं, बॉल वहां से टकरा के वापस आती है, फिर इस हिसाब से पॉइंट स्कोर किए जाते हैं। ये गेम स्क्वैश कहलाता है। अगली जानकारी है आपकी विक्रम पटेल अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जॉन डिर्च कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। गार्डनर फाउंडेशन ने गोवा और बोस्टन में स्थित PhD ऑफ मेडिकल साइंस के विक्रम पटेल को अपने कैरियर में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का वैश्विक स्तर पर शोध करने के लिए सम्मानित करते हुए 2019 कनाडा गार्डनर अवार्ड पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की थी। प्रोफेसर पटेल को वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य में अपने विश्व अग्रणी शोध के लिए 2019 में कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने निम्न मध्यम आय वाले देशों में तनाव से संबंधित जानकारी दी तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निर्धारण भी किया था। तो अभी हाल ही में विक्रम पटेल जी को गार्डनर फाउंडेशन द्वारा कौन सा अवार्ड मिला है? द प्रेस्टिजियस जॉन डिर्च कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। तो इससे सम्मानित होने वाले कौन है? विक्रम पटेल। अगला है पवन मुंजाल। आप इनको पहचानते होंगे। पवन मुंजाल आपने वो तो देखा ही होगा, हीरो मोटरकॉप, हीरो होंडा वाला जो था उससे अलग हो गया, हीरो साइकिल ग्रुप जो भी है, तो उसके जो ओनर हैं मोटरसाइकिल और स्कूटर की विश्व निर्माता कंपनी हीरो मोटरकॉप के चेयरमैन डॉक्टर पवन मुंजाल को उनके एशियन गोल्फ को दिए गए योगदान के लिए एशियन टूर द्वारा स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मुंजाल को एशियन टूर का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के भारतीय गोल्फर शिव कपूर द्वारा विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारतीय गोल्फर शिव कपूर द्वारा अभी हाल ही में किसको प्रतिष्ठित एशियन टूर और कंटिन्यूएशन गोल्फ के लिए मुंजाल को फैसिलिटेटेड बाय एशियन टूर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? आपके हीरो मोटरकॉर्प के मालिक और यह हीरो मोटरकॉर्प के जो भी चेयरमैन है वो है पवन मुंजाल, उनको अभी हाल ही में ही सम्मानित किया गया। अगली जानकारी है एक और हेलीकॉप्टर भारत में आने वाला है और यह हेलीकॉप्टर भी बहुउद्देशीय है, यानी कि इसके सोर्सेज है मल्टीपर्पज है। ये अमेरिका ने भारत को सी हॉक हेलीकॉप्टर भेजने की मंजूरी दे दी है और सी हॉक हेलीकॉप्टर का जो नाम है रोमियो नाम है उसका। इससे पहले जो हेलीकॉप्टर अमेरिका से लिया गया था, अभी वहां पे 5 हेलीकॉप्टर हमारे पास आए थे, तो वो चिनूक हेलीकॉप्टर था जो कि बोइंग कंपनी ने बनाया था। अभी एक दूसरा हेलीकॉप्टर के लिए मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका ने भारत को 24 MH-60R रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर को बेचे जाने की मंजूरी दे दी है। भारत को पिछले 1 दशक से अधिक समय में इन हंटर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता थी। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा हंटर हेलीकॉप्टर, पूरी डिटेल के बारे में मैं अभी बात करूंगा, थोड़ा सा पहले पढ़ लो न्यूज को। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत को यह हेलीकॉप्टर $2.4 अरब, बहुत बड़ा अमाउंट है, लगभग 16,000 करोड़ रुपए में बेचे जाएंगे। हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के अतिरिक्त जहाजों को खदेड़ने, समुद्र में तलाश एवं बचाव अभियान में कारगर साबित होंगे। अमेरिका का मल्टी रोल MH-60 रोमियो सी हॉक एक हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर अब भारतीय नौसेना के बेड़े में भी दिखेगा। अमेरिका ने भारत को बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रक्षा बलों के सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी मिशन में अभूतपूर्व क्षमता में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जो आपका रोमियो हेलीकॉप्टर है, जिसको सी हॉक हेलीकॉप्टर भी बोला जाता है, एक्चुअल में ये फेमस है अपने अचूक निशाने के लिए। कोई भी पनडुब्बी जो समुद्र में होती है, इसका निशाना एकदम अचूक है और उसको बड़ी आसानी से ये तबाह कर सकता है। इवन वो न्यूक्लियर सबमरीन भी हो तो भी उसको बड़ी आसानी से तबाह कर सकता है।
इवन इसका जो उपयोग है वो रक्षा में तो किया ही जा सकता है, साथ साथ कभी कभी जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं घट जाती हैं उनमें उनके बचाव कार्यों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 2 कॉकपिट कंट्रोल दिए गए हैं कि यदि पायलट को कुछ हो जाता है तो को पायलट भी इसको पूरी तरह से उड़ा सकता है। साथ साथ इसमें अंधेरे में और धूप में ज्यादा रोशनी में भी सारे उपकरण को देखने की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का नाम जरूर याद रखिएगा। नाम क्या है इसका? नाम वैसे तो रोमियो है, लेकिन इसका नाम सी हॉक है, और पूरा नाम अगर हम देखेंगे तो मल्टी रोल MS-60 इसका नाम है। किस कंपनी से आएगा? ये आपका जो है लॉक हैंड मार्टिन, ये कंपनी इसका प्रोडक्शन करती है। लॉक हैंड मार्टिन अमेरिकन कंपनी है जो कि इसका प्रोडक्शन करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और इसके बाद इसको भारत में दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल 24 मंगाए गए हैं। अभी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी ये हेलीकॉप्टर 24 मंगाए थे और उनकी सेना में 12 हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल अब भारत की जो समुद्र पे नौसेना की जो ताकत होगी वो काफी बढ़ जाएगी। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज है हमारी तियानलियन 201 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इस न्यूज में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना होगा कि ये जो सैटेलाइट है ये किसने लॉन्च की है। तो हाल ही में चीन ने तियानलियन 201 सैटेलाइट लॉन्च किया। यह एक डेटा रिले सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट की सहायता से सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह चीन की दूसरी पीढ़ी की डेटा ट्रैकिंग और रिले सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट से डेटा रिले, माप व नियंत्रण, मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट के लिए ट्रांसमिशन जैसे कार्य किए जा सकेंगे। इस सैटेलाइट का विकास चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना होते हुए भी मैंने इसको यहाँ पे रखा है क्योंकि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो सैटेलाइट है ये किसके द्वारा विकसित की गई है और किसने लॉन्च किया, तो वो चाइना ने लॉन्च किया। अगली जानकारी की तरफ चलें तो ये थोड़ा सा गर्व का क्षण है हमारे लिए, क्योंकि ग्लेन फिडिच इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2019 का जो अवार्ड है उसके लिए राजू बरैया को चुनाया गया है। राजू बरैया एक कंटेम्परेरी पेंटर हैं, यानी कि वो पेंटिंग करते हैं और बहुत सारी पेंटिंग उनकी काफी ऊंचे दामों में बिकी भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो अवार्ड है इसका नाम ग्लेन फिडिच इमर्जिंग आर्टिस्ट ईयर जो आर्टिस्ट अवार्ड है, इसका इंटरव्यू क्रैक करना इतना आसान नहीं होता। इनका इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन राजू बरैया को यह अवार्ड उनके काम की वजह से दिया गया है और उनको 10 लाख रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। तो अभी हाल ही में ग्लेन फिडिच आर्टिस्ट अवार्ड किसको मिला है? वो है राजू बरैया। नाम से आप ज्यादा से ज्यादा बरैया भी कह सकते हैं, तो राजू बरैया से आप इसका नाम जरूर याद कर पाएंगे। अगली जानकारी की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली जानकारी है जमात ए इस्लामी और JK-LF पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा। जब आप फोटो देख रहे हैं वो है जस्टिस चंद्रशेखर। जस्टिस चंद्रशेखर के अंडर में एक कमेटी गठित की गई है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने जमात ए इस्लामी और JK-LF पर प्रतिबंध लगा दिया है। जमात इस्लामी और JK-LF पर प्रतिबंध पुलवामा हमले के बाद लगाया गया। ऐसा माना जा रहा है कि इन लोगों ने जैसे मोहम्मद की मदद की थी, जिसकी वजह से ये पुलवामा हमला मतलब पूरी तरह से सफल हो गया और इतनी भारी मात्रा में हमारी ट्रेजेडी हुई थी। तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो लगाया गया है प्रतिबंध, ये वाकई में सही है या गलत, इसकी जांच की जाएगी और उसकी जांच के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया गया है जिसमें जो अध्यक्षता करेंगे वो है जस्टिस चंद्रशेखर। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जमात इस्लामी और JK-LF पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा करने के लिए किस ट्रिब्यूनल को गठित किया गया है, तो वो जस्टिस चंद्रशेखर की ट्रिब्यूनल होगी। JK-LF का फुल फॉर्म है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। आप इसे पढ़ भी पा रहे होंगे। अगली न्यूज है दोस्तों हमारे पास, ये है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एंड स्वीप। कम्युनिटी रेडियो यानी कि सामुदायिक रेडियो। सामुदायिक रेडियो क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन पहले न्यूज को पढ़ लेते हैं ढंग से। आगामी आम चुनाव के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश में पहले 150 से अधिक सामुदायिक रेडियो केंद्रों से आह्वान किया है कि स्वीप पोर्टल के माध्यम से, कौन सा पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा पोर्टल है? स्वीप। ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। स्वीप पोर्टल के माध्यम से वे मतदाताओं को शिक्षित करें, उन्हें जानकारी देने में सहायता प्रदान करें। स्वीप सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। चुनाव आयोग ने एक पोर्टल बनाया है, यानी कि वेबसाइट बनाई है जो आयोग के मतदाता प्रशिक्षण एवं चुनाव में भागीदारी कार्यक्रम से संबंधित है। इसका नाम क्या है? स्वीप। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न तरीकों से और मीडिया का सहारा लेते हुए नागरिकों को मतदान के विषय में प्रशिक्षित किया जाना है, और जिससे कि वे चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और मतदान में अधिक से अधिक भाग ले सके। देखिए, हमेशा से भारत की एक समस्या रही है कि यहाँ मतदान बहुत कम होता रहा है। अगर मैक्सिमम होता है तो 58%, 60%, लेकिन 40% लोग ऐसे हैं जो मतदान नहीं करते। तो अब मतदान केंद्र जो आपका चुनाव का ऑफिस है, मतलब चुनाव कार्यालय है या आपका जो भी चुनाव आयोग है, वो ये कतई नहीं चाहता कि इतना कम मतदान हो, इसलिए वो उसने सामुदायिक रेडियो केंद्रों से आह्वान किया है कि आप
अपने जो भी रेडियो कार्यक्रम प्रसारित करें उसमें इस तरह का एक प्रोग्राम जरूर बनाएं ताकि लोगों मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। अब बात करते हैं सामुदायिक रेडियो केंद्र क्या होते हैं। ये आपने शायद नहीं सुना होगा। देखिए, आपको पता है कि दूरदर्शन अपने बहुत सारी लैंग्वेज में अपने कार्यक्रम को प्रसारित करता है, लेकिन कुछ भी जैसे लोकल लैंग्वेज आपकी डोगरी हो गई, मैथिली हो गई, संथाली हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, तो इस तरह की लैंग्वेज में रीजनल कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और वो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं सामुदायिक रेडियो केंद्र द्वारा। सामुदायिक रेडियो केंद्र आप भी बना सकते हैं, बशर्ते आपके पास 3 साल आपके लोक जगह यानी कि जिस जगह आप रहते हो उसमें वहां पर जो भी मतलब लोकल लैंग्वेज है उसके ऊपर काम करने का आपको पास अनुभव हो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 100 वाट की क्षमता पर चलता है और लगभग जो सर्किल रेट होता है इसका, ये 12 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। सर्कुलर 12 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें आप वही कार्यक्रम प्रसारित कर सकते हैं जिस लिए आपने इसको स्थापित किया है। लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि अगर आप बुंदेलखंडी का सामुदायिक केंद्र चला रहे हैं, रेडियो केंद्र चला रहे हैं, तो सामुदायिक रेडियो केंद्र चलाने के लिए आपको बुंदेलखंडी में ही अपने कार्यक्रम प्रसारित करने होंगे ताकि उस भाषा से जुड़ी हुई चीजों को जिंदा रखा जा सके और उसको आगे ले जाया जा सके। इसके लिए आपको रेडियो सामुदायिक केंद्र नामक एक संस्था बनी हुई है, उससे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अभी हाल फिलहाल इस पोर्टल का नाम जरूर याद रखिएगा, उसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी स्वीप का फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है, स्वीप। अगली जानकारी है, अभी हाल ही में केरला में 2 नए बर्ड खोजे गए जो उनकी एक सेंचुरी में पाए गए। उत्तरी केरल के अरलाम, कहां पर, अरलाम वन्य जीव आश्रणी यानी कि सेंचुरी में एक पक्षी सर्वेक्षण में हाल ही में 2 नए पक्षी पाए गए हैं जिनका नाम है ऊनी ग्रीवा, ऊंची ग्रीवा यानी कि ऊंची गर्दन वाला सारस, ऊंची ग्रीवा वाला सारस, और श्वेत पेट वाला ड्रैंगो हो, श्वेत पेट वाला ड्रैंगो, यानी कि ये 2 पक्षी हैं, ड्रोंगो और ऊंची ग्रीवा वाला सारस यानी कि ऊंची गर्दन वाला सारस। ये कहां पाए गए? उत्तरी केरल में। अगली जानकारी है, ये भी आपकी वन से जुड़ी हुई है, आप इसको देख पा रहे होंगे, इसे वन बिलाव कहा जाता है, जिसे हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में तेंदुआ भी कहते हैं। यूरेशियन लिंक्स, यूरेशियन लिंक्स, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यूरेशियन लिंक। अभी तक ये यूरेशिया में ही पाया जाता था। यूरेशियाई वन बिलाव के बारे में एक प्रतिवेदन यानी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब यह कश्मीर घाटी तक पहुंच गया है, मतलब इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है पूरी दुनिया में। विदित हो कि यह वन बिलाव केवल लद्दाख और गुलाम कश्मीर के कुछ भागों में पाया जाता है। इस प्रकार कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली छोटी बिलाव प्रजातियों में इस वन बिलाव के आने से बिलाव की 3 प्रजातियां हो गई हैं। पहले से ही 2 प्रजातियां थीं, उनके नाम थे जंगली बिल्ली और गुलदार बिल्ली। अब ये भी आ गया है यूरेशियाई वन बिलाव, इसको यूरेशियन लिंक्स भी कहा जाता है। यूरेशियाई वन बिलाव लद्दाख के हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पर लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है और वहां उसे ई कहते हैं। ई आ गया। इसकी संख्या अच्छी खासी है, अतः IUCN लाल सूची ने इसे 2008 में इसे सबसे कम चिंता वाली प्रजाति की श्रेणी में रखा है। तो अभी हाल ही में वन बिलाव के बारे में आपको जानकारी मिली। अगली जानकारी है कि इंडियन आर्मी ने लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बना दिया है आपकी सिंधु नदी पर, लेह और लद्दाख में। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी आपकी मानसरोवर में, तिब्बत के मानसरोवर से सिनका बाब, आप ऐसे याद रख सकते हैं सिनका बाब मतलब सिर का बाल नामक स्थान से निकलती है और इसकी जो लंबाई है ओवरऑल वो 3,180 किलोमीटर है। ये चीन में बहती है, फिर भारत में बहती है और फिर पाकिस्तान में बहती हुई ये आपकी अरब सागर में चली जाती है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं जिनमें से सतलुज, झेलम, चिनाब व रावी है। चंद्रभागा भी इसकी सहायक नदी मानी जाती है, लेकिन ये 4 नदियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। सिंधु नदी की ये 5 नदियां हैं जो उसकी सहायक नदियां हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड समय के अंदर, 40 दिनों के अंदर, रिकॉर्ड समय के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा, नदी पर बना सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, किसी नदी पर बना मैत्री ब्रिज। इसका नाम क्या है? मैत्री ब्रिज। नाम जरूर याद रखिएगा। मैत्री ब्रिज कहां बना है? मैत्री ब्रिज आपका सिंधु नदी पर बनाया गया है और ये नदी पर बना दुनिया में सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। तो सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज यानी कि इसके बीच में कोई कंक्रीट नहीं है, इसको एकदम तार के तरह झूलों पर बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा किसने बनाया है?
इसे भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर साहस और योग्यता 2 रेजिमेंट के लड़ाकू इंजीनियरों द्वारा बनाया गया। ठीक, इसका नाम है द मैत्री ब्रिज। पिक्चर में आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की ओर चलते हैं। और इस तरीके से आज का जो टोटल न्यूज था वो कंप्लीट हो गया है। अब बारी है वन लाइनर की। एक एक करके वन लाइनर पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि हमें याद हो जाए। हाल ही में विश्व भर में कितने लोगों को पिछले वर्ष घोर भुखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था? करीब 13 लाख लोग ऐसे थे जिनको भुखमरी का सामना करना पड़ा था। हाल ही में ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा कितनी कम हो गई है? तो 20 महीने कम हो गई है। ये रिपोर्ट अभी निकाली है अमेरिका की 2 स्वास्थ्य संगठनों ने। हाल ही में अमेरिका ने भारत का कौन सा हेलीकॉप्टर बेचे जाने की मंजूरी दे दी है? तो वह 24 मतलब 24 बेचे जाएंगे MS-60R रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर। हाल ही में किस देश ने तियानलियन 201 सैटेलाइट लॉन्च किया था? वो चीन ने लॉन्च किया था। ये एक डेटा रिले सैटेलाइट है। हाल ही में किसको ग्लेन फिडिस इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है राजू बरैया। ये कंटेम्परेरी पेंटर है। केंद्र सरकार ने जमात इस्लामी तथा JKLF पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा के लिए गठित ट्रिब्यूनल के लिए किसको अध्यक्ष बनाया है? तो जस्टिस चंद्रशेखर को अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में स्वीप पोर्टल के माध्यम से मतदाताओं को शिक्षित करने तथा उन्हें जानकारी देने में सहायता मिलेगी। इस पोर्टल का पूरा नाम क्या है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। हाल ही में स्वीप पोर्टल के माध्यम से मतदाताओं को शिक्षित किया जाएगा और ताकि उनके इसमें उनको चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी देने में सहायता भी मिलेगी। तो इस पूरे पोर्टल का नाम स्वीप है। हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण में 2 नए पक्षी पाए गए हैं। उनका नाम क्या है? केरल में ये पक्षी पाए गए हैं ऊनी ग्रीवा वाला सारस और श्वेत पेट वाला यानी सफेद पेट वाला ड्रोंगो पक्षी। यूरेशियाई वन बिलाव लद्दाख के हिमाच्छादित पहाड़ों पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है। वहां उसे क्या कहा जाता है? वहां उसे ई कहा जाता है। भारतीय सेना ने लेह लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी पर सबसे लंबा कौन सा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है? तो वो है मैत्री ब्रिज। ये बहुत रिकॉर्ड समय में बनाया गया। ADB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद संभवतः 2019 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? तो 7.6 थी अभी तक ये अनुमान, लेकिन अब ये घटकर कितना हो गया? 7.2% हो गया है। तो ADB ने अभी हाल ही में ये बताया है। दुनिया का पहला पूर्ण रूप से विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क कहां लॉन्च किया गया है? ये है दक्षिण कोरिया में। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाल ही में कौन प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी बन गए हैं? उनका नाम है सौरभ घोषाल। हाल ही में किसको वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य में अपने विश्व अग्रणी शोध के लिए 2019 कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर विक्रम पटेल को। इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई काफी खोजें की हैं, जिसके लिए इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसको एशियन टूर द्वारा स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो डॉक्टर पवन मुंजाल, हीरो मोटोकॉर्प के CEO और चेयरमैन डॉक्टर पवन मुंजाल। हीरो मोटो का आप समझते हैं हीरो होंडा और वो हीरो साइकिल जो आती है उसी की बात कर रहा हूं मैं। अब बारी है क्विज की। हाल ही में विश्व भर में कितने लोगों को पिछले वर्ष घोर भुखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था? तो करीब 11 करोड़ 13 लाख लोग ऐसे थे जिनको भुखमरी का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये हमें पता चला कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत सारे लगभग 53 देश के लोग ऐसे हैं जो भुखमरी के सामना कर रहे हैं। हाल ही में ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा कितनी कम हो गई है? तो दोस्तों ये अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि 20 महीने जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। आने वाली जनरेशन के लिए खतरनाक बात है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को कौन सा हेलीकॉप्टर बेचे जाने की मंजूरी दी है? तो वो उन्होंने दी है 24 MH-65R रोमियो सी हॉक। 24 MH-65R रोमियो सी हॉक, सॉरी, ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। हाल ही में किस देश ने तियानलियन 201 सैटेलाइट लॉन्च किया? चीन, सिंगापुर, अमेरिका या भारत? चीन ने ये सैटेलाइट लॉन्च की थी। ये एक डेटा रिले सैटेलाइट है। हाल ही में किसको ग्लेन फिडिस इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है? तो वो हैं आपके राजू बरैया। ये कंटेम्परेरी पेंटर हैं, यानी कि जो समाज में हो रहा होता है उनसे जुड़ी हुई चीजों के ऊपर पेंटिंग करते हैं, और इनको हाल ही में एक प्रतिष्ठित आर्टिस्ट अवार्ड से चुना गया। ये हर साल चुना जाता है, लेकिन इसका जो इंटरव्यू है वो क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक अचीवमेंट है भारत के लिए कि राजू बरैया को इसके लिए चुना गया। 3000 लोगों ने ऑडिशन दिए थे, जिनमें से राजू बरैया को चुना गया। केंद्र सरकार ने जमात इस्लामी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा के लिए गठित
ट्रिब्यूनल के लिए किसको अध्यक्ष बनाया है? तो उन्होंने अभी हाल ही में भूतपूर्व जस्टिस चंद्रशेखर को इस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया। ये जांच करेंगे इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया वो सही भी है कि गलत है। पोर्टल के माध्यम से मतदाताओं के लिए शिक्षित करेंगे, उन्हें जानकारी देने में सहायता मिलेगी। इस पोर्टल का पूरा नाम क्या है? तो ये है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन पोर्टल। हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण में 2 नए पक्षी पाए गए हैं। उनके नाम क्या है? ऊनी ग्रीवा वाला सारस तथा श्वेत पेट वाला ड्रोंगो। तो सही आंसर यही होगा। ओके, ये केरल में पाए गए हैं। यूरेशियाई वन बिलाव लद्दाख के हिमाच्छादित पहाड़ों पर 8000 फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है और ये अभी तक यूरेशिया में पाया जाता था, लेकिन अभी से कश्मीर घाटी में भी देखा जा रहा है और ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने लगा है। इसको वहां पर बुगालते हैं ई। कितना अच्छा लगता होगा ना बोलने में कि ई आ गया, मतलब वो वन बिलाव आ गया। ठीक है। भारतीय सेना ने लेह लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी पर सबसे लंबा कौन सा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है? तो अभी हाल ही में मैत्री ब्रिज नाम का एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया है जो उन्होंने सिंधु नदी में लेह लद्दाख क्षेत्र में बनाया। 48 घंटों के अंदर इसे रिकॉर्ड समय में खत्म कर दिया। 48 दिनों के अंदर। एडीबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक सकल घरेलू उत्पाद संभवतः 2019 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? तो ये पहले आंकड़ा जो 7.6% था, अब वो 7.2% पर अनुमान हो गया है, क्योंकि काफी सारे चुनाव वगैरह इन सब चीजों का इफेक्ट इस पर पड़ेगा। तो अभी हाल ही में एडीबी ने इसके बारे में ऐसा बताया है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला पूर्ण रूप से विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क कहां लॉन्च किया गया? तो दक्षिण कोरिया ने दुनिया का सबसे पहला 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है और अब आप पूरी फिल्म में, मतलब दक्षिण कोरिया वाले लोग पूरी की पूरी फिल्म 1 सेकंड से भी कम समय में डाउनलोड कर लेंगे। 5G की स्पीड 4G की स्पीड से लगभग 20 गुना है। हाल ही में कौन से प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन की किसने रैंकिंग में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो उनका नाम है सौरव घोषाल। अभी हाल ही में जो प्रोफेशनल स्क्वैश यानी PSA है उसमें शीर्ष 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 2 महिलाओं ने इसको क्वालिफाई किया था। हाल ही में किसको वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य में अपने विश्व अग्रणी शोध के लिए 2019 कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है प्रोफेसर विक्रम पटेल। विक्रम पटेल जी को ये अभी हाल ही में सम्मान मिला है और ये एक मानसिक स्वास्थ्य के डॉक्टर हैं और इसके ऊपर इन्होंने काफी सारा शोध किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। हाल ही में किसको एशियन टूर स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर पवन मुंजाल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हीरो ग्रुप समूह के हैं, हीरो ग्रुप समूह के चेयरमैन हैं, जिनको अभी हाल ही में उनके एशियन टूर में, मतलब जो गोल्फ में उनके अग्रणी योगदान के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर मैं रोज रोज आपको पढ़ाने आ सकता हूं तो आप इसको रोज रोज शेयर तो कर ही सकते हो। फिलहाल इतनी सी ही मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं और आपको हेल्प मिल रही है तो इसे शेयर जरूर करते रहिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। खुश रहिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, उनका दिल जरा भी मत दुखाइए। इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते रहिए और पढ़ते रहिए। फिलहाल अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।